बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग जो इसके पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझे थे, उसी से रिलेटेड आज कुछ एक्सरसाइज को समझते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान देंगे तो इसमें दो चार बातों को माइंड में रखना है, बाकी क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले उसके की पॉइंट क्या हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस की पॉइंट में मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन है, उन दोनों को अच्छे से समझ लेना है। क्या क्या उसमें समझना है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो है, उस स्टैंडर्ड कंडीशन का इक्वेशन और उसका रिलेटेड ग्राफ क्या होगा। तो ये दोनों बातें जब ध्यान में रहेंगी तो आपको क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन के आधार पर आप आराम से उसका ग्राफ बना सकते हैं। और एक रफ डायग्राम जब बन जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज करके क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं हम मोरली आपको रिवाइज करा देते हैं कि किस कंडीशन में हम क्या समझेंगे कि ग्राफ या उसका फिगर कैसा होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी इक्वेशन दिया हो वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसमें x और y दोनों वेरिएबल दिए रहेंगे तो दोनों का पावर 1 होगा, या केवल x दिया जा सकता है उसका पावर 1, केवल y दिया जा सकता है उसका पावर 1। तो जब आप जानते हैं कि जब x इक्वल टू समथिंग दिया जाता है तो y के पैरेलल होगा, y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट दिया जाएगा तो x के पैरेलल होगा। और नहीं तो जनरल केस में x y दोनों मिलेंगे लेकिन दोनों का पावर 1 होगा। तो स्ट्रेट लाइन, अगर आप में x और y दोनों में वेरिएबल दिए गए हो, उसमें दोनों का पावर स्क्वायर हो, दोनों का पावर 2 हो, और दोनों टर्म के कोफिशिएंट सेम हो, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो एलॉन्ग विथ साइन, यानी दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए और दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। और साथ ही उस एक्सप्रेशन में आपको x इंटू वाई वाला टर्म नहीं मिलेगा, तो उस केस में वो हमेशा किसी न किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर्कल के लिए होगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव साइन के साथ होंगे, निगेटिव साइन में होंगे दोनों तो हटा लेने पर निगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाता है, नहीं तो जनरली पॉजिटिव साइन ही दिए रहेंगे। तो पॉजिटिव साइन के साथ दोनों कोएफिशिएंट हैं, दोनों कोएफिशिएंट सेम हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म होंगे, या अदर टर्म है तो दोनों इक्वल होंगे। आप कॉमन निकाल लेंगे तो सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में आ जाएंगे, और एक्स इंटू वाई वाला टर्म नहीं होगा उसमें। तो आपका सर्कल होगा, उसका सेंटर और रेडियस निकाल करके आप सर्कल का डायग्राम बना लीजिए। फिर अगर एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई दोनों दिए हों और उसमें से किसी एक का पावर स्क्वायर में हो और दूसरे का पावर स्क्वायर में नहीं हो, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के टर्म में कुछ दे दिया, कुछ कांस्टेंट इंटू वाई, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स दे दिया हो, तो इसमें एक का पावर 1 हुआ और एक का पावर 2 हो गया। तो यह निश्चित रूप से पैराबोला होगा। जो पैराबोला राइट हैंडेड हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, अपवार्ड हो सकता है, डाउनवार्ड हो सकता है, जो उसके कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन इतना तो माइंड में कब कर लेना है कि अगर वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों में से कोई एक स्क्वायर हो और दूसरा वाला जो टर्म है एक्स वाई में से वो अगर पावर 1 वाला हो तो वो पैराबोला होगा। अब पैराबोला में भी ध्यान रखना है कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टर्म में हो तो राइट हैंडेड होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के रूप में हो तो लेफ्ट हैंडेड होगा। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के टर्म में हो तो अपवार्ड होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के टर्म में हो तो डाउनवार्ड होगा। तो ये पैराबोला हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों दिए हों स्क्वायर के टर्म में और दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हो न्यूमेरिकली, लेकिन दोनों का साइन सेम हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का साइन सेम हो लेकिन उसके जो कोफिशिएंट है न्यूमेरिकली डिफरेंट हो, तो उस केस में वो एलिप्स का केस हो जाता है। जनरली वो रहता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग एलिप्स होगा, इस शेप में बनेगा। और फिर अगर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में वो वर्टिकल एलिप्स के रूप में बनेगा। और उसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से एक का पावर निगेटिव हो
और दूसरे का पॉजिटिव हो, एक का कोफिशिएंट निगेटिव हो और दूसरे का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, तो उस केस में आपका वो हमेशा हाइपरबोला होगा। तो ये 11th के कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपका ग्राफ क्लियर हो जाएगा कि कैसा शेप बनेगा। और फिर जब लाइन हम निकाल लेते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसमें कहीं कहीं दो ग्राफ जब दिया रहता है तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात आती है, और जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात आती है तो आप कैसे निकालेंगे कि वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके लिए दोनों गिवन इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, रफ में कर सकते हैं, डायरेक्ट भी वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग रफ में कर लेते हैं, रफ में करके x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x y का जो पॉइंट आएगा, और ज़्यादातर केसेज में हमको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाते हैं तो हमको x के वैल्यू से मतलब होता है। तो सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और वही जो x का वैल्यू होता है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अब इन्हीं सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 8.1 का जो NCERT बुक में दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइन्स x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस। तो आपको तीन कंडीशन दिए गए हैं। एक दिया गया है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो जाहिर सी बात है कि y स्क्वायर है और x का पावर 1 है तो पैराबोला होगा। इसमें x का पावर 1 है यानी x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और x के का कोफिशिएंट जो है वो आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब कि राइट हैंडेड होगा। तो आपने एक राइट हैंडेड पैराबोला बना दिया, ओरिजिन से टच करता हुआ जाएगा। हम लोगों को जो अपने कोर्स में पढ़ना है ओरिजिन से ही, वैसे ही ये ओरिजिन से अलग भी हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स के अनुसार ये ओरिजिन पर है। आप उसमें वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जब x का 0 रखेंगे तो y भी हो जाएगा 0, यानी ओरिजिन से वो टच करेगा, राइट हैंडेड है। तो आपने बना दिया एक पैराबोला, जनरल शेप आपने खींच दिया उसका। इसके बाद लाइन दे रहा है, एक जगह लाइन दे रहा है कि x इक्वल्स टू 1, तो आप जानते हैं कि x इक्वल्स टू 1 जो लाइन होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी वर्टिकल लाइन होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कहीं एक 1 है और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दे, तो इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू 1। वैसे ही 1 के कुछ दूर के बाद आएगा 4, तो आप एक और वर्टिकल लाइन लेकर के खींचिए, इसको लिख दिए कि इक्वल्स टू 4। हमने मान लिया कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, और ये आपका ग्राफ हो गया। अब कह रहा है कि इन तीनों लाइन के या कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन के बीच का और x एक्सिस के बीच का, तो x एक्सिस हमारा ये है, तो इन्हीं के एक साइड का मतलब इसी साइड का हमारा कितना होगा वैल्यू, तो इस साइड का वैल्यू निकालना है। तो अब आप चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग फिगर इज द पैराबोलिक y स्क्वायर इक्वल्स टू x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 आर द टू वर्टिकल लाइन, देन द करस्पॉन्डिंग फिगर इज एज शोन। अब उसके बाद मेन कैलकुलेशन जो करना है उसको देखिए। आप लैंग्वेज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखते हैं अगर लैंग्वेज आपका बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लैंग्वेज हमेशा क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के आधार पर लिखना है। अगर आपसे लिखा जाता है तो ठीक है, नहीं तो सब सिंपल फिगर में दिखा दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो यहाँ हमको निकालना है रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, हमको ये एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। तो सीधा होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। तो इसके लिए y क्या है, तो y हम किसका लेते हैं, जो ऊपर वाला लाइन हो। तो ऊपर में हमारा इस शेडेड रीजन में हमारा ऊपर वाला लाइन क्या है, ये पैराबोला का पार्ट है। तो पैराबोला के इक्वेशन से सेटिस्फाई होगा। तो जब y इक्वल्स टू x है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, तो y का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर x। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, यहाँ पर y dx लिखना है, तो y की जगह पर आप डायरेक्ट लिखिए रूट x इंटू डी एक्स। और इसका अब इस रीजन का लोअर लिमिट x पर क्या है, तो 1 है, अपर लिमिट क्या है, तो यहाँ पर 4 पर आ गए, चूँकि यहाँ 4 पर है, यहाँ 1 पर है। और ये 1 अब 4 क्यों हुआ, तो x इक्वल्स टू 1 है, यानी x का वैल्यू इसके लिए 1 होना चाहिए, इसके लिए x का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो 1 4 पर होगा। तो 1 4 पर निकाल दिया। अब तो सिंपल सी बात है कि रूट x का आप इंटीग्रेशन निकालते हैं 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 होता है। 2/3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 करके निकाले इसका वैल्यू। तो 2/3 इंटू 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2,
तो आप 4⁻³ को आप क्या लिख सकते हैं कि 2⁻² और उसका पावर 3/2। तो जब आप लिखेंगे कि 2⁻² और इसका पावर 3/2 तो क्या होता है 2⁻² इंटू 3/2 यानी 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है 2⁻³ यानी 8 बच जाता है। तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पर 8 लिख दिए। इसी तरीके से 1 का तो कुछ भी पावर देंगे तो 1 ही आएगा, तो 2/3 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दिए तो 14/3² यूनिट्स आ गया। तो इस तरीके से इस शेडेड रीजन का एरिया होगा 14/3²। अगर वही उसमें एक्स एक्सिस नहीं दिया रहता तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है सिमेट्री से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 28/3² यूनिट हो जाता। जब एक्स के बीच में नहीं दिया रहता तो खाली ये तीनों को दिया रहता y² = x, x = 1 और x = 4 के बीच का, तब हो जाता 28/3, और नहीं तो इस केस में आपका 14/3 हो गया। और सारा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये एरिया आपका जो भी दिया गया है तो एरिया कभी भी स्क्वायर यूनिट में ही होगा, वो नंबर नहीं है। अब उसके बाद इसी में देखते हैं सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का क्वेश्चन वही चीज़ है। सेकंड में जैसे दिया है कि y² = 9x, फिर वही बात हो गई, पैराबोला होगा राइट हैंडेड, x = 2 और x = 4 पर निकालना है। इसके बाद थर्ड में भी है कि x² = 4y और y = 2 और y = 4। तो अब की बार क्या हो गया कि x² है और = 4y है, तो y का पावर 1 है और पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कांस्टेंट का, x² का वैल्यू पॉजिटिव है, तो अपवार्ड पैराबोला हो जाएगा। तो अब सेम यही कंडीशन निकलेगा, ऊपर ऐसे पैराबोला का शेप हो जाएगा और उसमें अपर लिमिट ऐसे जाएगा, y = कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, तो y का लोअर वैल्यू 2 नीचे हो जाएगा, अपर वैल्यू 4y ऊपर हो जाएगा। और यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो जहाँ x है वहाँ y से शिफ्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम dy लिखेंगे, यहाँ पर जैसे y² = x था तो हम लोग लिखे थे y का वैल्यू √x, तो वहाँ पर x² = 4y है तो हम लोग लिखेंगे 2√y। तो यहाँ 2√y का dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और लोअर लिमिट 2 होगा, अपर लिमिट 4 होगा, सेम इसी प्रोसेस से उसका वैल्यू आ जाएगा। और 4 और 5 जो है ये बेसिकली एलिप्स और सर्कल से रिलेटेड हैं, तो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं सर्कल का एरिया निकालना और एलिप्स का, उसमें आप यूज भी किए हैं। तो वहाँ पर हम लोग लिमिट लिए थे a और b को। आपके क्वेश्चन में a के जगह पर जैसे 4 में दिया है कि x² / 16, तो 16 को आप 4² लिख सकते हैं और y² / 9 तो 3² लिख सकते हैं। बेसिकली एलिप्स का हो गया, लिखा भी है कि एलिप्स है, तो एलिप्स का आपका हो जाएगा a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3। अब बाकी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, तो उसके आधार पर a और b में a के जगह 4 और b के जगह पर 3 यूज करके बनाइएगा, बन जाएगा। और फिर वही चीज़ 5 में भी दिया है, वो भी एलिप्स है, लेकिन a और b का वैल्यू उलट जा रहा है। जो कम होता है एलिप्स में वो b होता है और जो ज़्यादा होता है a होता है। तो ऊपर वाले में 16 आपका था, x का नीचे वाला ज़्यादा था, यानी वो उसका शेप होगा तो x एक्सिस के साथ होगा, x पर 4 होगा -4 और y पर +3 -3 होगा। और इसमें दिया हुआ है कि x का नीचे दिया है 4 यानी 2² और y का दिया है 9 यानी 3², तो वो वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा, यानी उसका ऊपर वाला मेजर एक्सिस y एक्सिस मेजर होगा तो ऊपर में हो जाएगा 3, नीचे में -3, राइट में +2, लेफ्ट में -2। बाकी शेप सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तो ये आप बना लीजिएगा। इसके बाद 6 नंबर एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, लाइन x = √3y एंड सर्कल x² + y² = 4। तो अब यहाँ पर बात है कि 2 मेन शेप दिया है, एक सर्कल है x² + y² = 4 है। जनरलाइज फॉर्म में लाइएगा तो x² + y² = 2² होगा, यानी रेडियस का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हम एक जनरल सर्कल ड्रॉ कर लिए, आपका x एक्सिस मालूम ही है, सर्कल ड्रॉ किए, यहाँ पर +2 यहाँ -2 यहाँ +2 यहाँ -2 हो जाएगा क्योंकि रेडियस आपका 2 है। और एक लाइन दिया है x = √3y, तो इसका स्लोप आप देख सकते हैं, इसको चेंज कर लेंगे तो y = 1/√3 × x हो जाएगा, यानी 1/√3 इसका स्लोप हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे
तो आप जानते हैं कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा का वैल्यू होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू 1/√3 हुआ, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो यानी वो एक लाइन है, यहाँ देख रहे हैं कि x और y दोनों का पावर 1 है ना, यानी स्ट्रेट लाइन है। अब वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा, तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन आपको मालूम है कि y = mx + c होता है। तो c तो यहाँ पर 0 है, तो c 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से ही पास करेगा। और m का वैल्यू 1/√3 दिया है, यानी tan थीटा का वैल्यू √3 दिया है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, यानी x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये लगभग 30 डिग्री का एंगल होगा, बनाते हुए लाइन जाएगा। तो हमको मेजर नहीं करना है कि 30 डिग्री, लेकिन एक अंदाज हो गया कि हाँ इसी टाइप से लाइन जाएगा। तो आपने उस लाइन को ड्रॉ कर दिया, सर्किल ड्रॉ कर दिया, x एक्सिस के बीच का निकालना है, यानी x के ऊपर का निकालेंगे। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर दो की बात आ गई, एक स्ट्रेट लाइन है और ये सर्कल है। जो रीजन हम शेड किए हुए हैं ये है हमारा पूरा रीजन। तो इस रीजन को शेड किए हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि इसका रीजन का लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है। और इसके ऊपर का लाइन जब देख रहे हैं तो लाइन में हम देख रहे हैं कि दो तरह का y का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट है और इधर वाला जो पार्ट है ये आपका सर्कल का पार्ट है। तो जब दो फंक्शन की बात आ गई तो उसमें आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का अलग अलग निकालेंगे। तो हम कहाँ से निकालेंगे, तो जब ये एक कर्व जा रहा है और स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कटेगा, जैसे ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। अब हमको पता करना है कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए x का वैल्यू क्या होगा। हमको y निकालें या ना निकालें कोई मतलब नहीं है, लेकिन x चाहिए हमको। तो x के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस लाइन का इक्वेशन है x = √3y और सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 4। तो कहीं भी दो स्ट्रेट लाइन हो, दो कर्व हो, या एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व हो, दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमेशा दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब x = √3y और x² + y² = 4 को सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है कि x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, √3y का होल स्क्वायर, यानी 3y² प्लस में y² हो जाएगा। तो जब 3y² आप रफ करके देख सकते हैं, 3y² और प्लस में y² करेंगे तो 4y²। तो 4y² का वैल्यू 4 आया, तो y² का वैल्यू क्या आएगा, 4/4 यानी 1 आ जाएगा। तो जब 4/4 1 आया तो y का वैल्यू आ गया +-1। तो जब y का वैल्यू +-1 आएगा, तो जब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो +1 लेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 × 1 यानी √3। तो आप सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, जनरली सॉल्व करके आप निकाल लेंगे इसका वैल्यू। तो यहाँ पर जो लाइन यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, इस लाइन के लिए जो x एक्सिस पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो √3 पर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन के लिए अपर लिमिट √3 और लोअर लिमिट 0, और फिर इस कर्व के लिए अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट √3। तो पूरा एरिया निकल जाएगा। जब ये क्लियर हो गया पॉइंट तो आप सीधा लिख दीजिए कि रिक्वायर्ड एरिया = तो स्ट्रेट लाइन का अब यहाँ दो रीजन हो गए ना, एक फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा, तो 1/√3 इंटू ये वाला y का वैल्यू, तो 1/√3 इंटू x dx, इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट √3 लिख दिए। तो ये फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया। फिर प्लस अब सेकेंड पार्ट का निकालना है, तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, तो सेकेंड पार्ट तो कर्व है, तो जब x² + y² = 4 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो √4 - x² dx हो गया। और यहाँ पर लोअर लिमिट √3 है, अपर लिमिट आपका 2 है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों पार्ट का निकालने इंटीग्रेशन लिख दिया। अब इसका निकालिए तो 1/√3 बाहर निकल गया, x dx का x² / 2 होता है, अपर लिमिट √3 लोअर लिमिट 0 हो गया। इसमें करेंगे तो आपका बस वही फार्मूला लगाना है, तो x × √a² - x² / 2 होता है, तो x इंटू ये तो आपका वही टर्म रह गया 4 - x² / 2 प्लस 4/2 a² / 2 होता है, एंड टू साइन इन्वर्स x/a होता है, तो x/2 a के जगह पर यहाँ 2 है। अब इसको कटा दिए तो यह 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हो गया हमारा 1/2√3 हो जाएगा, और यहाँ √3 को रखेंगे जब x² की जगह पर, तो √3 का स्क्वायर यानी 3 या -0 का स्क्वायर तो 0, तो 3 - 0 हो गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर आ जाइए,
तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें रखेंगे जब x का वैल्यू पहले 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रूट अंडर 4 और माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और फिर बाई में 2, तो ये 4 और 4 कैंसिल कर सकते हैं, और फिर 2, तो 2 कैसा है यहाँ पर 4/2 का 2 आ गया सीधे, साइन इनवर्स x के जगह पर ये अपर लिमिट 2/2 ये भी कैंसिल कर दिए तो 1 आ गया, और माइनस अब रूट नीचे वाला लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर √3 इंटू रूट अंडर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर यानी 3 हो गया, तो √3 इंटू रूट अंडर 4 माइनस 3/2 हो गया। तो अब ये /2 और फिर माइनस ये /2 इसी का है, ये /2 यहाँ लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा ज़्यादा, /2 है ये, और इसके साथ ये -2 इंटू साइन इनवर्स √3/2। अब हम क्या देखते हैं कि ये तो आपका 3 हो गया, तो 3/2 इंटू √3 लिख लिए, फिर प्लस ये जो जाएगा 0 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, तो 2 कैंसिल हो गया, फिर ये हो गया आपका यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बाई में 2 है, और इसके बाद -2 और साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू होता है π/3 यानी 60 डिग्री, तो हमने π/3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा यहाँ, तो √3/2 और प्लस ये हो गया आपका पाई, फिर माइनस √3/2 और फिर -2 π/3, तो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया, तो पाई में से 2 π/3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा π/3, तो हमारा आंसर हो गया कि π/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम 6 नंबर देखें। अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसका हिंट कर देते हैं। 7 नंबर में दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a² कट ऑफ बाई द लाइन x = a/√2, और फिर आपका एक है 9 नंबर। तो दोनों क्वेश्चन का हम केवल आपको हिंट दे देते हैं। आइए, तो अब 7 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं थोड़ा सा हिंट। 7, 8, 9 और कुछ ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि आप भी कुछ बनाइएगा क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a² कट ऑफ बाई द लाइन x = a/√2। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बात है कि एक आपको सर्कल दिया है, तो आप एक रफ डायग्राम में कोऑर्डिनेट लेकर के आप सर्कल बनाइए। उसका रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर a, तो आप यहाँ a, यहाँ प्लस a हो गया, a हो गया, a माइनस a और a माइनस a बना दिए और इक्वेशन इसका लिख दिए। इसके बाद एक लाइन दिया हुआ है कि x = a/√2, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो a/√2 जो दिया है x का वैल्यू, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। x = कांस्टेंट होता है, मतलब क्या है, वो वर्टिकल लाइन होता है और पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट में जाएगा, यानी a/√2 कहीं ना कहीं 0 और a के बीच में ही आ रहा है, क्योंकि a को आप 1 से बड़े किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये बीच में आएगा। तो अब a/√2 एक्यूरेट कहाँ पॉइंट हो गया, उसको फाइंड आउट करने से कोई मतलब नहीं है। आप एक लाइन इनके बीच में कहीं खींच दीजिए, वर्टिकल लाइन, और उसका इक्वेशन लिख दीजिए कि x = a/√2 हो गया। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट निकालना है। तो देखिए, ये पूरा सर्कल था, इसमें एक वर्टिकल लाइन ले लिए, तो थोड़ी देर को आप इसको भूल जाइए। तो ये पूरा सर्कल 2 पार्ट में बंटा हुआ है। चूँकि जो कटिंग लाइन है या सीकेंट लाइन है, तो सीकेंट लाइन चूँकि आपको राइट साइड में है हाफ की, तो इसका मतलब कि बड़ा वाला पार्ट ये हो गया, मेजर पार्ट ये हो गया, और माइनर पार्ट हमारा ये हो गया। तो कह रहा है कि ये स्मॉलर पार्ट का, तो स्मॉलर पार्ट के एरिया का मतलब कौन, ये पूरा एरिया, ये पूरा होगा। तो पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देख लेंगे सिमेट्री में कि जितना ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही नीचे होगा, सेम कंडीशन है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो 2 × ऊपर वाले पार्ट का एरिया, आप चाहें तो इसका नंबरिंग A, B, C कुछ ऐसा कर भी सकते हैं, चाहे अपर पार्ट का। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा सीधे RA लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया को, तो = 2 और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
अब इसके कर्व का कितना हो जाएगा, यहाँ तो अपर पार्ट में यही ना है कर्व, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अपर लिमिट कितना हो गया तो a, और लोअर लिमिट कितना था तो a बाई रूट 2, इतना ही ऊपर हुआ। और 2 से इसका वैल्यू निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा वही आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, एक के टर्म में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर कि द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल्स टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले हम तो कर्व समझेंगे ना कि क्या है। तो यहाँ पर दे रहा है कि कर्व हमको दिया है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो हमको पता नहीं है कि कर्व कैसा होगा। तो जैसे ही आपने देखा कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो दोनों x y दोनों प्रेजेंट हैं, और एक का पावर 2 है, एक का 1 है, मतलब पैराबोला होगा। अब पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा कि x एक्सिस के सिमेट्रिक कि y एक्सिस के सिमेट्रिक, तो पावर जिसका 1 होता है उसी के सिमेट्रिक होगा। तो यानी x का पावर 1 है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और x के पहले कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर का वैल्यू, यानी राइट हैंडेड पैराबोला होगा। तो आपने राइट हैंडेड पैराबोला एक ड्रॉ कर दिया, और इसके बाद कह रहा है कि इसमें x इक्वल्स टू 4, तो आप कहीं एक लाइन खींच दी, यहाँ पर 4 हो गया वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 4 हो गया। अब कह रहा है कि इस पूरे एरिया को आप इस लाइन के और इस पैराबोला के बीच का जो एरिया है, इसको x इक्वल्स टू एक वो लाइन है वो ड्रॉ कर रहे हैं, और ड्रॉ करके आप 2 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। यानी जितना है इधर इस साइड वाला एरिया है, ये पूरा एरिया, उतना ही एरिया ये पूरा भी है। तो बीच से जब ये काट रहा है तो इसका हाफ हाफ भी, यानी ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएगा। तो हम लोग अब इसका क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि यहाँ पर आपने लिया है लोअर लिमिट a इस सेक्टर के लिए, और यहाँ के लिए हो जाएगा हमारा अपर लिमिट a। तो इस पार्ट का क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये पार्ट जो है इसके बराबर होगा, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अपर में दोनों में आपका पैराबोला ही है, तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी y का वैल्यू रूट x हो गया। तो यहाँ पर रूट x दोनों जगह लिखेंगे, अपर लिमिट में एक बार a और लोअर लिमिट में 0, और फिर एक बार अपर लिमिट में 4 और लोअर लिमिट में a रखेंगे, और दोनों वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो रूट अंडर डी एक्स का इंटीग्रेशन अंडर लिमिट 0a, और फिर रूट अंडर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन a 4 के लिमिट में लेकर के आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा, लिमिट डाल दीजिए। इसके बाद आप 2/3 और 2/3 दोनों जगह है, इसको कैंसिल कर दीजिए आसानी के लिए। तो अब यहाँ a रखेंगे तो a टू द पावर 3/2 और माइनस 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ 4 का पावर 3/2 कर दिए, a का पावर 3/2 किए, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2a टू द पावर 3/2। ये कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 इंटू 3/2 तो 8 हो जाएगा। तो a का पावर 3/2 यानी 4 हुआ, तो a का वैल्यू क्या होगा, पावर इधर जाएगा तो उलट जाता है, तो 4 का पावर 2/3। तो यही आपका वैल्यू निकल गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। और इसके बाद 9 नंबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। तो अब देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये y इक्वल्स टू जब एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में है और y का पावर 1 है, यानी y के एलोंग जाएगा पैराबोला, तो या तो अपवार्ड होगा नहीं तो डाउन, और y चूँकि पॉजिटिव दिया है एक्स स्क्वायर का वैल्यू, यानी अपवार्ड पैराबोला हो गया। तो ये इक्वेशन तो हो गया एक पैराबोला का। इसका दूसरा दिया है हमको क्या कि y इक्वल्स टू मोड x। तो आप जानते हैं कि मोड x का ग्राफ सीधे ऊपर जाता है, दोनों तरफ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, π/4 का एंगल बनाते हुए। तो ये जो हुआ है आपका, इसका वैल्यू है y इक्वल्स टू मोड x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इधर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का निकल जाएगा। आप रैंडमली भी या सॉल्व करके देख सकते हैं कि जब y दोनों बराबर है तो लिखेंगे कि मोड x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मोड x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू एक आ जाएगा 0, और एक आ जाएगा +1, और एक आ जाएगा -1। तो आपका +-1 यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू, तो इधर वाला हो जाएगा आपका -1 पर आएगा,
यहाँ वाला जो आएगा ये सीधा कितना पर आया 1 पर। इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये x डैश हुआ, यहाँ से आप जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये आपका -1 में होगा, ये तो 0 पर होगा ही। अब यही पूरा शेडेड रीजन दोनों के बीच का तो यही है ना, निकालना है। तो दोनों के बीच का यही जब है निकालना है इसको, तो इस पार्ट में ये जो लाइन होगा, इस लाइन का चूँकि मोड है तो यहाँ पर हो जाएगा y = ये जो आएगा तो माइनस साइड में है तो -x के बराबर हो जाएगा, और ये आपका y = +x के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका है ही y = x²। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका रिक्वायर्ड एरिया कि एक पार्ट को ले लीजिए उसका डबल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका RA यानी रिक्वायर्ड एरिया = कितना हो जाएगा, तो 2 × अब अपर में क्या है आपका, 2 कर्व के लिए हम लोग रूल पढ़े थे कि अपर में से लोअर को माइनस करना है, तो अपर में है x, तो यहाँ लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर लास्ट 1 है, ये 0 है, और अपर के लिए y का वैल्यू x है, और लोअर के लिए यहाँ पर y का वैल्यू क्या है x², और इसके बाद dx। अब इसी का वैल्यू निकाल दीजिएगा, यहाँ पर इसका पूरा का वैल्यू निकाल दीजिएगा, इसका और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन आसान है, x का हो जाएगा x/2 और x² है तो x³ माइनस करके एक बार 1 और एक बार 0 रख करके निकालिए, फिर 2 से कीजिएगा तो बन जाएगा। इसके बाद जो 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो ऐसे ही पैराबोला या सर्कल से रिलेटेड हैं और उसमें स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल करके और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये आज का हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने इसके कॉन्सेप्ट को देखा था, पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बनाया 8.1 का, और पार्ट 2 के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो कुछ और सेलेक्टेड 2-3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह से रिलेटेड होगा, बोर्ड में पूछा जाता है उसको तो हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होगा। तब तक वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।